नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम भाषा के अभिलक्षण पर चर्चा कर रहे थे, उसे अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने भाषा के 5 अभिलक्षण देखे थे, उसके आगे 4 अभिलक्षण देखे थे, उसके आगे के अभिलक्षण अब हम इस तासिका में देखेंगे। अगला अभिलक्षण जो है वह सांस्कृतिक संचरण है। मानव भाषा सांस्कृतिक संचरण का परिणाम है। मानव जिस संस्कृति या परिवेश में पलता है तथा बड़ा होता है, तो उस संस्कृति या परिवेश का प्रभाव जो है उसकी भाषा पर पड़ता है। और इसी प्रकार विदेशी संस्कृति में पला बड़ा बच्चा विदेशी संस्कृति से प्रभावित होगा या रहेगा। उसके साथ ही अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित उसकी भाषा में अंग्रेजी संस्कारों के अनुसार उसमें शब्द वाक्य प्रयोग में होंगे। भारत जो है वह अनेक संप्रदायों से प्रभावित प्रांत है। इसमें खान पान, रीति रिवाज, पोशाक आदि बातें उसमें समावेश हो जाती है। प्रांतों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, अपनी पृथक संस्कृति है। परिणामतः भाषा भी सांस्कृतिक संचरण से प्रभावित रहती है। यानी कि मनुष्य जो है वह जिस सांस्कृतिक परिवेश में पलता है या बढ़ता है, उसी के अनुसार उन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सांस्कृतिक संचरण जो है वह भाषा के अभिलक्षणों में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद विस्थापन या अंतरंता, यह भी भाषा के अभिलक्षणों में गिना जाता है। मानव भाषा की यह खासियत है कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य का तीनों कालों के विचारों का वह संप्रेषण करती है। समय और स्थान की दृष्टि से मानव भाषा विस्थापित हो सकती है, यानी कि उसमें वह भाषा जो है विस्थापित यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वह विस्थापित हो सकती है। भाषा ही मनुष्य को अतीत की घटनाओं पर विचार करने की एक सामर्थ्य शक्ति प्रदान करती है, जिसमें अतीत एवं भविष्य की योजनाओं के ऐसे अनेक संकेत होते हैं। एक स्थान पर बैठकर मनुष्य विश्व के किसी भी स्थान के संबंध में प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है, और इसी के कारण एक स्थान पर बैठकर विश्व के किसी भी स्थान के संबंध में प्रतिक्रिया देने की क्षमता जो है वह केवल मानव भाषा में ही है। मानवेतर भाषा में इस प्रकार की शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए विस्थापन और अंतरंता यह भी अभिलक्षण भाषा में महत्वपूर्ण है। इसके बाद असहज रुत्तिकता, यह भी अभिलक्षणों में गिना जाता है। देखा जाता है कि अन्य प्राणियों की भाषा और मानवीय भाषा दोनों के बीच में पृथकता को अंकित करने वाला यह अभिलक्षण दिखाई देता है। यानी कि इसमें असहज रुत्तिकता जो होती है, यह मानवीय भाषा और मानवेतर भाषा में पृथकता यानी कि अलगता किस प्रकार से है वह दिखाने वाला यह अभिलक्षण माना जाता है। मानवेतर भाषा प्राणी की सहज प्रवृत्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से संबंधित रहती है। इसके लिए वे कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उसी के द्वारा दूसरे प्राणी जो है वह उस ध्वनियों को समझते हैं। किंतु मानवीय भाषा सहज रुत्तिक नहीं होती। इस प्रकार से असहज रुत्तिकता यह इस भाषा के अभिलक्षणों में गिना जाता है। उसके बाद मौखिक श्रव्य सरणी, मौखिक यानी कि सामने उपस्थित होकर, श्रव्य यानी कि आवाज़, सुनने वाली आवाज़। मनुष्य
अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है और उन ध्वनियों के माध्यम से ये अपने भाव वह दूसरों तक पहुंचाता है। वक्ता अभिव्यक्ति के लिए भाषिक प्रतीक को मुख से उच्चारित करते हैं और ग्रहण करने वाला जो श्रोता होता है वह उसे कान से सुनता है। उसका लिखित रूप जो है वह मौखिक पर ही आधारित होता है और तभी सुनने वाला जो है वह श्रोता वक्ता से वह ध्वनियाँ सुनता है, उसे समझता है। मानवेतर प्राणी संप्रेषण की कुछ अन्य सरणियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि मानव भाषा के जैसा वह प्रयोग नहीं करता, तो वह संकेतों के आधार पर इस बात का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए भौरा गुंजन कर तथा मधुमक्खियाँ नृत्य के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति करती है। यानी कि यह जो मानवेतर प्राणी होते हैं वह संकेतों के माध्यम से ही अपने भाव दूसरों के पास व्यक्त करते हैं। इस प्रकार केवल मानव भाषा ही मौखिक श्रव्य माध्यम पर आधारित है, इसलिए यह मौखिक श्रव्य सरणी भाषा के अभिलक्षणों में देखा जाता है। इसके बाद भाषा की प्रतीकात्मकता, यानी कि प्रतीकों के माध्यम से भी भाषा व्यक्त की जाती है। भाषा का प्रमुख अभिलक्षण उसकी प्रतीकात्मकता है। प्रत्येक भाषा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत किसी शब्द विशेष का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं तो उनका व्यवस्था के अनुसार उसका एक निश्चित अर्थ होता है। वास्तव में शब्द के गुण से अर्थ का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, बल्कि विशिष्ट वस्तु को प्रतीकित करने के लिए प्रचलित यह शब्द होता है। उदाहरणार्थ पंकज और जल, यह दो शब्द है। यह दोनों शब्द जो है वह कमल के लिए पर्याय है, जबकि दोनों का अर्थ जो है वह क्रमशः कीचड़ या जल में पैदा होने वाला ऐसा ही माना जाता है। और इसी प्रकार भाषा की प्रतीकात्मकता जो है वह अभिलक्षण भाषा में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके प्रतीक शब्द के अनिवार्य गुण या धर्म से कुछ अलग ही सत्ता रखता है। प्रतीक मूल नहीं होता, वह किसी अन्य पदार्थ के लिए व्यवहृत होता है। यानी कि कोई अगर पदार्थ हो तो उसको प्रतीक बनाकर स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उसमें मूल पदार्थों को अनुभव करने की शक्ति होती है, यानी कि प्रतीक में। इसलिए यह प्रतीकात्मकता जो है वह भाषा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद अधिगमता, मानव की भाषा जो है वह अभ्यास और अर्जन प्रक्रिया पर आधारित होती है। वह हमें प्राप्त नहीं होती, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसे सीखना पड़ता है। साथ ही एक भाषा जानने वाला व्यक्ति अन्य भाषाएं सीख भी सकता है और बोल भी सकता है। दूसरी भाषा बोलते समय या सीखते समय उस भाषा की रूप रचना व्यवधान तो उत्पन्न करते हैं, परंतु यह व्यवधान अभ्यास करने से यह व्यवधान जो है वह दूर हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क की रचना ऐसी है कि वह कई प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। इसलिए यह अभिलक्षण जो है अधिगमता, यानी कि हमारी समझने की शक्ति जो होती है, लर्निंग अधिगमता जो होती है, हमारी समझ की शक्ति वह महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के द्वारा हम कई प्रकार की भाषाएं सीख सकते हैं। इसके बाद
भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यह भी अभिलक्षण भाषा में महत्वपूर्ण होता है। भाषा में प्रमुख रूप से दो पक्ष होते हैं, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। जब कोई व्यक्ति या श्रोता हो तभी भाषा का अस्तित्व जो है वह संभव दिखाई देता है। वार्ता के समय वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं जो है वह परिवर्तित होती रहती है, यानी कि एक समय पर जो वक्ता होता है वह किसी समय पर श्रोता बनता है और श्रोता वक्ता की भूमिका ग्रहण करता है। इसी प्रकार भाषा में भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन जो है वह सतत होता रहता है। इसके बाद अगला अभिलक्षण जो है विशेषता या दक्षता। इस अभिलक्षण से एक बात स्पष्ट होती है, इस अभिलक्षण से एक बात स्पष्ट होती है कि प्रयोग में स्पष्टता और सरलता होती है और इसी के कारण वह समझने में आसान हो जाता है। अन्य कार्यों को करते समय भी मनुष्य संप्रेषण क्रिया में संलग्न रह सकता है, इतनी क्षमता इस भाषा में होती है। भोजन, लेखन या मोटर गाड़ी चलाते समय भी भाषिक संप्रेषण कर सकता है, यानी कि मानव जो है वह इस प्रकार के कार्यकलाप करते हुए भी भाषिक संप्रेषण जो है वह कर सकता है। संप्रेषण में सभी शब्द शक्तियों अर्थात अभिधा, व्यंजना और लक्षणा का उपयोग वह करता है, जो बात मानवेतर भाषा में संभव नहीं है। अतः विशेषता या दक्षता मानवीय भाषा का एक प्रभावी लक्षण माना जाता है और इस प्रकार से यह भाषा के अभिलक्षण जो है वह देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त इन सभी अभिलक्षणों को देखने के बाद संक्षेप में कहा जाए तो उपर्युक्त मानवीय भाषा के अभिलक्षणों को गौर से देखा तो ये अभिलक्षण केवल मानवीय भाषा में ही परिलक्षित होते हैं, यानी कि मानवीय भाषा में ही वह दिखाई देते हैं। मानवेतर भाषा में यानी कि प्राणियों में इनका अभाव दिखाई देता है। अतः ये अभिलक्षण मानवीय भाषा की पृथकता को स्पष्ट करने में समर्थ है, यानी कि मानवीय भाषा और मानवेतर भाषा इनमें क्या अलगता है इनको पृथक करने में यह समर्थ है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। साथ ही भाषा की सामान्य विशेषताओं से भी परिचित होना हमें आवश्यक है। भाषा की जो विशेषताएं हैं वह हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक यहाँ पर रुकते हैं।